बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किंगडम प्रोकैरियोटा यानी बैक्टीरिया से बिलोंग करने वाला एक अहम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूजेस एंड मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। इम्पॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। इम्पॉर्टेंट इस हवाले से कि एग्ज़ामिनेशन में MCQs शॉर्ट लॉन्ग किसी भी हवाले से ये टॉपिक पूछा जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। जबकि इस हवाले से भी अहम है कि हमारी डेली लाइफ में एंटीबायोटिक्स का एक बहुत ही अहम किरदार होता है। तो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मेनली एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करेंगे। लिटरल मीनिंग में दो वर्ड्स हैं जो बेसिकली इसकी फॉर्मेशन में यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ एंटी, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो मीन लाइफ है, और दोनों को मिलाएं तो एंटीबायोटिक्स यानी ऐसी केमिकल्स जो क्या है लाइफ के अगेंस्ट यूज़ हो रहे हैं। और लाइफ के अगेंस्ट यूज़ होने से मुराद क्या है? एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने वाले, उनको कंट्रोल करने वाले, उनको रिमूव करने वाले जो केमिकल्स हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं। और स्पेशली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी बैक्टीरिया के तौर पे बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है। तो लिटरल मीनिंग में ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीज़ें जो लाइफ के अगेंस्ट यूज़ हों उनको हम एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। जबकि डेफिनेशन क्या है? एंटीबायोटिक्स आर कीमोथेराप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस। कीमोथेराप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, किसी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। और ख़ासकर ये वो बीमारी होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, कोई ना कोई माइक्रोब इसमें इन्वॉल्व होता है उस बीमारी में। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम कीमोथेराप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। Antibiotics are chemotherapeutic chemical substances which are used in the treatment of infectious disease. Infectious disease से मुराद यहाँ पर ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको हम वबाई बीमारियाँ कहते हैं, या ऐसी बीमारियाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हों वो इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स वो कीमोथेराप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी वबाई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं वबाई बीमारियां यानी इन्फेक्शियस डिजीज़ के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कीमोथेराप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस को एंटीबायोटिक्स का नाम दिया जाता है। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे इसके सोर्स और ओरिजिन की, यानी हम कहाँ से हासिल करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय, यानी ये बन रही होती हैं और सिक्रीट हो रही हैं, खारिज हो रही होती है कहाँ से? बाय सर्टन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया इनको बनाते हैं और खारिज करते हैं। सर्टन एक्टिनोमाइसीट्स। एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया का ही ग्रुप है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इनको कहा जाता है, और इनमें फंगस लाइक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं दीज आर फंगस लाइक बैक्टीरिया। जबकि फंजाई, कुछ फंजाई भी क्या है? दे आर आल्सो द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए पेनिसिलिन है, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नामी फंगस से हासिल होती है, और ये फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर हुई थी। तो इस तरह बैक्टीरिया हो, एक्टिनोमाइसीट्स हो, फंजाई हो, ये क्या है? दे आर सोर्स, और इन्हीं से ही एंटीबायोटिक्स जो है वो नेचुरली हासिल की जाती है। और अगर कहीं आर्टिफिशियली हासिल हो रही हैं तो उसमें भी लिविंग सेल इन्वॉल्व होगा, यानी बैक्टीरिया कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा, या फिर क्या है फंजाई वगैरह, एक्टिनोमाइसीट्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि बैक्टीरिया या फंजाई या एक्टिनोमाइसीट्स क्यों अपनी ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया हो या एक्टिनोमाइसीट्स हो या फंजाई हो, तो ये हमेशा एंटीबायोटिक्स अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया क्या है कि एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बैक्टीरिया नंबर 1 है और ये बैक्टीरिया नंबर 2 है। इसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन है A, B, C और D। इसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन है A, B, C, D, E। ये बैक्टीरिया चाहता है कि ये बैक्टीरिया दूसरे वाला किसी तरह इस जगह से हट जाए ताकि इर्द गिर्द जो भी रिसोर्सेज हैं, खुराक वगैरह है, वो यही हासिल कर सके और ये इस्तेमाल ना कर सके। तो ये क्या करेगा? ये वाला बैक्टीरिया मखसूस किस्म के केमिकल यानी ऐसे एंटीबायोटिक्स बनाएगा जो कि इस ई वाले पोर्शन, ई वाले प्रोटीन को अटैक करेंगे इस बैक्टीरिया में। ई वाला जो प्रोटीन है वो जब डैमेज होगा अटैक की वजह से, तो क्या है ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा।
इस तरह जो एंटीबायोटिक्स इसने बनाए उनकी वजह से इसने इस बैक्टीरिया को ख़त्म किया और अपना जो कंपटीशन था उससे ये निकला, ये अपने आप को आसानी से सर्वाइव कर सकेगा। ऐसा हम ये कह सकते हैं बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने कंपेटिटर्स जो हैं, जो कि इर्द गिर्द माहौल में मौजूद होते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उनसे उन कंपेटिटर्स को रिमूव करने के लिए, अपने मुकाबले में आने वाले दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट, यूज़, इस्तेमाल क्या है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। हम इस पोर्शन में ये डिस्कस करेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कैसे इस्तेमाल होती हैं, उनको इस्तेमाल करने का प्रॉपर जो वे है, तरीका है, वो कौन सा है और क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। नंबर वन मस्ट नो इट्स मोड ऑफ एक्शन। इट्स मोड ऑफ एक्शन से मुराद इसके काम करने का तरीका, और इसके काम करने के तरीके से मुराद हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं कि जो बंदा एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने जा रहा है उसको इस बात का पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक जो है वो क्या काम करती है, इसका एक्शन, इसका मोड ऑफ एक्शन, इसके काम करने का तरीका क्या है। फिर दूसरा, पॉसिबल एडवर्स साइड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, और साथ में ये भी बताना चाहिए कि मुमकिन साइड इफेक्ट्स, मुमकिन इंसानी जिस्म पर होने वाले जो खतरात हैं इस एंटीबायोटिक्स की वजह से, वो कौन कौन से हैं उनका भी पता होना चाहिए। क्योंकि हर एक एंटीबायोटिक जहां फ़ायदेमंद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, रिमूव करने के लिए, जहां फ़ायदेमंद साबित होती है, वही एंटीबायोटिक क्या है, कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल फंक्शन को या किसी भी नॉर्मल पार्ट को अफेक्ट भी कर रही होती है, नुकसान भी पहुंचा रही होती है। तो जहां मोड ऑफ एक्शन का पता होना ज़रूरी है, वहीं उन एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स का, उन खतरनाक खतरात का या नुकसानात का भी पता होना चाहिए जो उस एंटीबायोटिक्स की वजह से हो सकते हैं। जो एंटीबायोटिक यूज़ की जा रही है उसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी पता होना चाहिए, ताकि उन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से होने वाले जो नुकसानात हैं मुमकिन वक्त में, आने वाले वक्त में उनसे बचाव किया जा सके, ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। तो पहला पॉइंट था कि मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि एडवर्स साइड इफेक्ट्स जो ह्यूमन बॉडी पर हैं उनका भी पता होना चाहिए, तब इस्तेमाल करनी चाहिए एंटीबायोटिक्स। तीसरे नंबर पे, यूज एंटीबायोटिक एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है डॉक्टर की तरफ से तजवीज़ किया गया नुस्खा। तो हमें चाहिए कि हम एंटीबायोटिक्स तब इस्तेमाल करें जब डॉक्टर तजवीज़ करे, यानी डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा या एंटीबायोटिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। टेक डोज एट रेगुलर इंटरवल, मखसूस औकात जो कि डॉक्टर की तरफ से रिकमेंड किए जाते हैं, वो दिन में 1 बार हो सकता है, दिन में 2 बार हो सकता है, दिन में 3 बार भी हो सकता है। दवाई के ऊपर डिपेंड करता है, एंटीबायोटिक के ऊपर डिपेंड करता है, और डॉक्टर की रिकमेंडेशंस होती हैं बीमारी के एतबार से। तो जो जो औकात मखसूस डॉक्टर ने रिकमेंड किए होते हैं, बताए होते हैं, उन औकात में ही हमें दवा का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एंड कंप्लीट द ट्रीटमेंट एडवाइज बाय डॉक्टर, और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट है उसको मुकम्मल करना, डॉक्टर की तजवीज़ करदा जो ट्रीटमेंट है या इलाज है उसको मुकम्मल करना भी ज़रूरी है। जैसा कि अगर डॉक्टर ने ये कहा है कि ये एंटीबायोटिक आपने लेनी है सुबह शाम 1 हफ्ते के लिए, तो सुबह और शाम लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह ले लें शाम को नहीं लें। और दूसरे नंबर पे 1 हफ्ता मुकम्मल उसका इस्तेमाल होना भी ज़रूरी है। ये नॉर्मल यूज़ होगा, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि ये जो एंटीबायोटिक है इसको इतने वक्त में इस्तेमाल करने पर, इतने ड्यूरेशन, इतने इंटरवल में इस्तेमाल करने पर क्या होगा, फ़ायदा होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे और बीमारी का इलाज मुमकिन होगा। तो ये थे नॉर्मल यूज़ जो कि एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड थे। मोड ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनका पता होना चाहिए, डॉक्टर जो तजवीज़ करे, प्रिस्क्राइब करे, वो यूज़ करने चाहिए। रेगुलर इंटरवल पर जो जो औकात, जो जो वक्त मुनासिब तौर पे डॉक्टर ने बताया है उस पर दवा लेनी चाहिए एंटीबायोटिक, और साथ में जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है डॉक्टर की तरफ से तजवीज़ किया गया, उसको मुकम्मल किया जाना ज़रूरी है। ये नॉर्मल यूज़ है एंटीबायोटिक्स का। आगे हम देखते हैं कि अगर हम ये नॉर्मल यूज़ नहीं करते तो क्या मुमकिन खतरात हो सकते हैं, मुश्किलात हो सकती हैं जो कि पेशेंट फेस कर सकता है, एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने वाले लोग फेस कर सकते हैं। जब भी हम एंटीबायोटिक्स को नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे होते, अब नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। और फिर डेफिनेटली जब हम मिस यूज़ करें, गलत इस्तेमाल करें एंटीबायोटिक का, तो क्या होगा, नतीजा कोई ना कोई
किसी न किसी किस्म की ख़राबी होगी जिस्म के अंदर, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं उनके एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जब उनको मिसयूज़ किए जाते हैं। तो मिसयूज़ कौन कौन से हैं? उनमें फर्स्ट वन, मैसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक is making widespread problem of drug resistance in microorganisms। माइक्रोऑर्गेनिज्म में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा और बेतहाशा इस्तेमाल क्या है, उनमें ड्रग रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, और एंटीबायोटिक्स जब मिसयूज़ की जा रही होती हैं, जब गलत इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो नतीजा क्या निकलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उन एंटीबायोटिक्स, उन ड्रग्स के लिए क्या है, रेजिस्टेंस पैदा होती है, उनमें उन कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और वो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो जाते हैं कि उस एंटीबायोटिक, उस ड्रग के अगेंस्ट वो लड़ सकें, उसका मुकाबला कर सकें। और नतीजा क्या निकलता है, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल होने पर भी, उसके अप्लाई करने पर भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, बीमारी वैसी की वैसी रहती है। और अगर उस बीमारी को ख़त्म करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना है, तो वक्त के साथ साथ जो डोज है, उसकी पोटेंसी जो एंटीबायोटिक है वो ज़्यादा हैवी यूज़ करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली उसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगे। अब यहाँ हुआ क्या था, मैसिव यूज़ के साथ साथ मिस यूज़ हुआ है। और मिस यूज़ में क्या है, जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि आपने पूरा हफ्ता सुबह शाम दवा लेनी है, मरीज़ ने क्या देखा कि 2-3 दिन लगातार इस्तेमाल के बाद उसने देखा कि बीमारी में जो है वो फाका हुआ है, वो ठीक हो गया। अब बजाय इसके कि बाकी 3-4 दिन वो इस्तेमाल करता, उसने छोड़ दिया। बैक्टीरिया जिनकी वजह से बीमारी थी वो 80 to 90% जो थे वो किल हो गए, लेकिन 10% बाकी रह गए, जिसको बाकी दिनों में अगर दवाई इस्तेमाल करते तो वो किल हो जाती, लेकिन मरीज़ इस्तेमाल नहीं करता पूरे वक्त में। नतीजा क्या निकलता है, जो बैक्टीरिया बच गए थे वो दोबारा अपने आप को बेहतर करते हैं, और उनमें साथ साथ वो अपने आप को उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार करते हैं, अपने आप को ढालते हैं और अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा करते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ने लगती है और रेजिस्टेंस के साथ बढ़ने लगती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब दोबारा बीमारी आती है तो वही एंटीबायोटिक अप्लाई करने पर वो क्या है, बीमार नहीं होंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे, मरीज़ में बीमारी कायम रहेगी, फिर ज़्यादा पोटेंसी की दवा, उससे हायर लेवल की दवा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये थी रेजिस्टेंस, जो किस वजह से थी, एंटीबायोटिक के मिसयूज़ की वजह से थी, उसके मैसिव यूज़ की वजह से थी। और वह हर गुजरते वक्त के साथ क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस डिवेलप हो रही है, जो कि बहुत बड़ा मसला है, वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है, वसी पैमाने पर बहुत बड़ा मसला है दुनिया भर में, ये ड्रग्स के अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का आना। नेक्स्ट, सेकेंड, misused antibiotics can interact with human metabolism। गलत तौर पर इस्तेमाल की गई जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या कर सकती हैं, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकती हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, उसको ख़राब कर सकती हैं। और मेटाबॉलिज्म से मुराद क्या है, नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस हो सकती है, वो ख़राब हो सकते हैं, उनकी रूटीन ख़राब हो सकती है, वो एबनॉर्मल हो सकती हैं। एंड इन सीवियर केस कैन काज डेथ। ये जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है ये डिस्टर्ब तो होता है मिसयूज़ की वजह से, बाज़ ये जो डिस्टर्बेंस है इतनी सीवियर होती है कि डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। नेक्स्ट, थर्ड है, सम एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स आई जैसा कि पेनिसिलिन काज एलर्जिक रिएक्शन। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जैसा कि पेनिसिलिन है, ये क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शंस की वजह बनती है, एलर्जी पैदा करती है, खारिश होना शुरू हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस की वजह बनती है। यानी यूँ कह सकते हैं फ़ायदे के साथ साथ इनके नुकसानात भी हैं। फिर साथ ही साथ सिमिलरली स्ट्रेप्टोमाइसिन नामी एक और एंटीबायोटिक है, कैन अफेक्ट ऑडिटरी नर्व। ये क्या कर सकती है, ऑडिटरी नर्व को अफेक्ट कर सकती है। ऑडिटरी नर्व कौन सी नर्व है, ये वो नर्व या वो तार है जो इंसानी कान को, एयर को या एयर के सिस्टम को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। तो कान वाले हिस्से को, सुनने वाले हिस्से को, सुनने के अमल को प्रोसेस करने वाले हिस्से को दिमाग के साथ जोड़ने वाली जो तार, जो नर्व है, वो ऑडिटरी नर्व कहलाती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, ये ऑडिटरी नर्व को अफेक्ट कर सकती है, दस काजिंग डीफनेस, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, नतीजतन बहरापन हो सकता है, डीफनेस हो सकती है, सुनने का जो अमल है वो मुतासिर हो सकता है, सुनने का अमल ख़त्म हो सकता है, जिससे क्या होगा, बहरापन होगा। डीफनेस का मतलब बहरापन होता है। टेट्रासाइक्लिन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स, टेट्रासाइक्लिन और इससे मिलते जुलते जो कंपाउंड्स या एंटीबायोटिक्स हैं, काज परमानेंट डिकलरेशन ऑफ टीथ। ये क्या करते हैं, परमानेंट, मुकम्मल तौर पे परमानेंट यानी
यूँ कह सकते हैं कि परमानेंटली इन्होंने क्या करना होता है, ये टीथ की डिकलरेशन करते हैं, यानी जो टीथ का नॉर्मल कलर है उसको बिगाड़ देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। टीथ का जो नॉर्मल कलर है वो मिल्की है, दूधिया रंग है, और जब डिकलरेशन होगी इस टेट्रासाइक्लिन या इसके रिलेटेड कंपाउंड्स की वजह से, तो क्या होगा, जो टीथ हैं वो दूधिया रंग मिल्की कलर की बजाय कैसे हो जाएंगे, वो येलोविश हो जाएंगे, पीले ज़्यादा नज़र आएंगे। और किन में, इन यंग चिल्ड्रन। ये मसला ज़्यादातर किन में देखा जाता है, चिल्ड्रन में। इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं वो टेट्रासाइक्लिन और इससे रिलेटेड कंपाउंड्स जो है वो चिल्ड्रन में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये टीथ में डिकलरेशन यानी जो रंग है दांतों का उसको ख़राब करते हैं, उसको डिकलर कर देते हैं, उसका रंग ख़राब करते हैं। इसलिए बच्चों में टेट्रासाइक्लिन और इससे रिलेटेड कंपाउंड्स यूज़ नहीं किए जाते। स्पेशली 8 साल या इससे कम उम्र के बच्चों में ये ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है, ज़्यादा डिकलरेशन ऑफ टीथ पर जो है वो काम कर रही होती है, या डिकलरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कर रही होती है। इस मराज ये है कि दांतों का जो रंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, उतर रहा होता है इस टेट्रासाइक्लिन की वजह से। तो मिसयूज़ थे, और इसी के साथ हमने यूज़ देखे, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन देखी, इसके सोर्सेज की बात की। इस टॉपिक से ये तो साबित हुआ कि एंटीबायोटिक्स नामी केमिकल्स को हम इलाज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि इन एंटीबायोटिक्स नामी केमिकल्स को बड़ी ही एहतियात और डॉक्टर की तजवीज़ करदा पॉइंट्स के मुताबिक, डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इस्तेमाल इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह डॉक्टर ने तजवीज़ किया है, तो हमें इनमें से कोई भी नुकसान अल्लाह ना करे हो सकता है, और ये किसी बड़े ख़तरे की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो इसीलिए एहतियात के साथ एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक पेशेंट को रिकमेंड की गई है तो कोई दूसरा बंदा उसको देख के ख़ुद ब खुद लेना शुरू हो जाए, नहीं, बल्कि डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। आखिरी बात, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ासकर ये वाला हिस्सा मिसयूज़ वाला कई बार आ चुका है, आइंदा भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। इसीलिए आपने इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तैयार करना है। 4 से 5 पॉइंट हैं, यह आपको लाजमी तैयार करने हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक की डेफिनेशन और साथ ही साथ इसके सोर्सेज, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, किसी भी हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं। इवन मिसयूजेस में भी ये स्पेशली टेट्रासाइक्लिन जो डिकलरेशन कर रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एडोटरी नर्व को अफेक्ट करती है, पेनिसिलिन जो एलर्जिक रिएक्शंस की वजह बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।